तो भाई हमारे मोदी जी ने तो एकदम से G20 में बोल दिया कि भारत एक विश्व गुरु है या फिर एक विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन तो किसी ने हमें दी ही नहीं। तो हम कैसे मान लें कि भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है या फिर भारत एक विश्व गुरु है? विश्व गुरु आखिर होता क्या है? ये बात आपको किसी ने ढंग से बताई ही नहीं है, और जिस चीज़ का हमें ढंग से पता ही ना हो तो उसके बारे में हम खुशियां मना ही कैसे सकते हैं? हमारे हिसाब से विश्व गुरु वो होता है जो देश काफ़ी पावरफुल होता है और उस देश के लोगों को दुनिया भर में वेलकम किया जाए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो यूएस के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में वेलकम किए जाते हैं। उनका पासपोर्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है, वो बहुत सारे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के केस में क्या हो रहा है? ग्लोबल फोरम्स में हमें किन नज़रों से देखा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो में आपके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और अगर कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं तो आइए साथ मिलकर आज उनका भ्रम दूर करते हैं। हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। Students are refused the US visa the first time. They are unlikely to get a second interview slot this year. The government is reducing the number of student permits by 2/3. That's a 66% reduction. We pay taxes, we do all the legal things. After 4 years, they're saying go back. स्टार्ट करते हैं बहुत ही दिलचस्प आंकड़े के साथ। अभी रिसेंट टाइम में एक स्टैट आया कि एक साल में, सिर्फ एक साल में लगभग 13 लाख भारतीय स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और उनमें से काफ़ी लोग चले भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच ये कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को धीरे धीरे अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहती है। हालांकि हमारा मीडिया आपको ये बताएगा कि वेस्ट में या फिर दुनिया भर में हमारी पहचान ऐसी है कि हम सबसे टैलेंटेड ब्रेन हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं और जो सच्चाई है वो कुछ और बता रही है। क्या आप जानते हैं पिछले एक साल में इंडियन स्टूडेंट्स के एजुकेशनल जो वीज़ाज हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया के लिए वो रिजेक्शन रेट मोर देन 40% है, और ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाया करते थे। ऑस्ट्रेलिया खुली बाहों से हमारे स्टूडेंट का स्वागत किया करता था, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन वीज़ा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते जा रहा है धीरे धीरे। ये जो 41% का आंकड़ा है वो 2023 का है, 2024 के ऑफिशियल स्टैट अभी नहीं आए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि ये आंकड़ा अब बढ़ के शायद मोर देन 60 या 70% के आसपास है। ये दिखाता है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स की डिमांड जो है वो काफ़ी कम हुई है। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है। अगर हम बात करें यूएस, हम बात करें कनाडा, हम बात करें यूके, या फिर हम बात करें किसी और डेवलप्ड कंट्री की, तो हर जगह के हाल ऐसे ही हैं। इनफैक्ट कनाडा, जहां मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, वहां भी नंबर ऑफ वीज़ाज रिजेक्शन काफ़ी इंक्रीज़ किए हैं। कनाडा भी अब इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं देना चाहता है। वहां का भी रिजेक्शन रेट 15 से 20% ऊपर चला गया पिछले 1 से 2 साल में। लेकिन इसके कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि ये हेट्रेड सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की तरफ ही है? क्योंकि अगर आप इन जनरल देखें तो वेस्ट में, पर्टिकुलरली इन यूएस, वो चाइना से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। चाइना के अगेंस्ट उनके प्रेसिडेंट बार बार बोलते रहते हैं, एंटी चाइना सेंटीमेंट भी काफ़ी रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप इंडियन एजुकेशनल वीज़ा और चाइनाज के स्टेट को कंपेयर करेंगे तो चाइनीज स्टूडेंट को हमसे ज़्यादा वीज़ा मिल रहे हैं। इनफैक्ट चाइना का तो प्रोसेसिंग टाइम भी हमसे कम है। ऑन एन एवरेज किसी इंडियन स्टूडेंट को चाइनीज स्टूडेंट से ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना एक्स्ट्रा लगता है अपना एजुकेशनल वीज़ा प्रोसेस कराने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 से 3 महीना। यहाँ स्टूडेंट के एजुकेशनल वीज़ा कोई 15-20 दिन में नहीं आते हैं। हमारे यहाँ 5 से 6 महीने लग जाते हैं इस काम को होने में। लेकिन इसके कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? आइए आगे बात करते हैं। बहुत सारी बड़ी इकोनॉमीज़, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, या फिर फ्रांस या फिर जर्मनी, इस टाइप की इकोनॉमीज़ जो हैं वो धीरे धीरे क्रम्बल कर रही हैं, और लोकल लोगों में ये आम धारणा बन गई है कि इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो है इलीगल इमिग्रेंट्स, और जिसके चलते लोकल लोगों में, वहाँ की पॉलिटिक्स में बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए जो एक भावना होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे नेगेटिव बनती जा रही है। अब कहते हैं ना कि आटे में घुन तो पिसता ही है। ऐसे में जब किसी भी कंट्री में आम लोगों में एक अनरेस्ट बनता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट, उनकी भावनाएं बदलती हैं, तो फिर वो पेपर वर्क नहीं करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन इलीगल इमिग्रेंट है, कौन लीगल इमिग्रेंट है। ये जो भेदभाव आता है वो सबके लिए आता है। अब गंदा तो एक मछली ने किया, लेकिन तालाब तो गंदा हो गया है। अब कनाडा की ही बात कर लें तो कनाडा में क्या हुआ था? कनाडा में लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग ऐसे गए जो यहाँ से एजुकेशनल वीज़ा के ऊपर गए, लेकिन वहाँ जाके वो लोग गायब हो गए। उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, और थोड़े टाइम बाद क्या सामने आता है कि उन लोगों के नाम आ रहे हैं लोकल माफियाज़ के साथ, उन लोगों के नाम आ रहे हैं ड्रग केसेस में, उन लोगों के नाम आ रहे हैं लोकल एरियाज़ में हुड़दंग मचाने के लिए, उन लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं, वो वहाँ पे बसें जला रहे हैं, वो वहाँ पे धरने दे रहे हैं। ऐसे में एक जनरल धारणा बन गई कि इंडिया से अगर स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं तो वो उस पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं जिसके लिए उनको बुलाया गया था। उन्हें यहाँ एजुकेशन लेके कंट्री की स्किल लेबर में कंट्रीब्यूट करना था, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उल्टे काम कर रहे हैं, वो लोग अनएथिकल काम कर रहे हैं।
तो ऐसे में जो लोग नॉर्मली सिंपल अपनी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर भी आंच आ रही है। ये तो कनाडा की कहानी है। अगर उनके पड़ोसी की बात करें यूएस में क्या हो रहा है, तो यूएस में H1B वीज़ा वालों के ऊपर जो नई नई गाज गिरनी शुरू हुई है वो स्टूडेंट के साथ तो काफ़ी टाइम से हो ही रहा है। अभी रिसेंट एग्जांपल आप देख लो तो ट्रंप ने कहा है कि आप चाहे ज़िंदगी भर अपनी टांगे घिसा लो उस PR के लिए, उस ग्रीन कार्ड के लिए, लेकिन जब आपके बच्चे होंगे तो उनको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। उनको बर्थ राइट से उनको उनका जन्म वहाँ होने की वजह से US सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हालांकि इसका कुछ लोग मिसयूज़ भी करते थे, लेकिन इन जनरल वो सब लोग जो वहाँ रहते हैं वो इंडियंस, उन सब के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर नहीं है। इनफैक्ट जो हाल कनाडा का है वही US में भी हो रहा है। वहाँ भी इलीगल इमिग्रेंट्स ने बहुत गंदगी मचाई है और उसकी जो आंच है वो सबके ऊपर आ रही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि इंडिया वालों के खिलाफ ये पर्टिकुलर हेट्रेड क्यों? ट्विटर पे लोग हमको बोलते हैं कि हम स्मेल गंदा करते हैं। पूरी कैंपेन चल रही है एंटी इंडिया हम लोगों के खिलाफ कि यहाँ के लोग, इंडिया के लोग वहाँ आकर गंदगी मचाते हैं। ऐसे में सिर्फ इंडिया वालों का नाम क्यों आ रहा है? ये खाली पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं हो सकता है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं और इसके कारण बहुत ज़्यादा गहरे हैं। USA जैसे देश, UK जैसे देश जहाँ हमारे नेताओं, उनके बच्चे, बड़े बड़े लोगों और अमीरों के बच्चे या तो पढ़ते आए हैं या पढ़ रहे हैं या आने वाले टाइम में भी जाके पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर अगर ऐसे शिफ्ट आएगा तो इसका इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ने वाला है जिन्हें आम लोगों की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। द अपर क्लास, द पॉलिटिशियंस एंड द VIPs। लेकिन प्रॉब्लम को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इंडियन स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में बाहर क्यों जाना चाहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कि हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम शायद उनको वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा है जिसकी उनको चाहत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम है शायद कुछ लोगों को वो ना पच पाता हो, वो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि लोग खाली बाहर एजुकेशन लेके वापस आने के लिए जाना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि बाहर जाके एजुकेशन ले और वहीं पे सेटल हो जाएं, जिससे उनको एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिले, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले और उनकी इनकम और अपॉर्चुनिटीज हमसे बेटर हो। ट्रेडिशनली यही फैक्टर्स रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के बाहर जाने के। दूसरा, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में, यानी कि अब से 4-5 साल पहले का जो ट्रेंड देखें उसमें यह था कि मोस्टली लोग अपनी मास्टर्स या फिर PhD करने के लिए बाहर जाया करते थे, लेकिन अभी उसमें भी चेंज आया है। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करने के लिए भी बाहर जा रहे हैं। दिस बेसिकली शोज हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है धीरे धीरे ऐसे कोलैप्स कर रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। एक साल में 13 लाख स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं कि ये एक बीमारी है। लेकिन अगर सरकार को या वाइस प्रेसिडेंट को बीमारी लगती है तो इसके ऊपर सरकार को कुछ काम भी करना चाहिए। पर चलो वो आज का टॉपिक नहीं है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि आखिर क्यों बाहर की यूनिवर्सिटीज हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे बंद करती जा रही है। अभी हमने डिस्कस किया US और कनाडा। अगर और देशों को भी देखें तो उन लोगों ने क्या किया है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फीस बढ़ा दी है। अगर आप डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आपके लिए एजुकेशन इतना अनअफोर्डेबल कर दिया जाएगा कि आप उसको ले ही ना पाए। कुछ ऑफिशियल आंकड़ों की माने तो इंडियन स्टूडेंट जिन्होंने बाहर जाके कनाडा या फिर US या फिर किसी और कंट्री में जैसे कि UK वगैरह में पढ़ाई की और वहाँ की जॉब मार्केट में आए हैं और वहाँ पे टैक्सेस देते हैं, तो उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाला है। आप कनाडा का एग्जाम्पल ले लें तो उन्होंने एक एस्टिमेट निकाला था कि उनके यहाँ ऑलमोस्ट $37 बिलियन उनकी इकोनॉमी में एक्स्ट्रा आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आके अच्छे काम किए हैं, अच्छे बिजनेस सेटअप किए हैं, अच्छी जॉब्स पे वो लोग जा रहे हैं और वो काफ़ी स्किल्ड हैं। US का एग्जांपल ले तो वहाँ भी US को ऑलमोस्ट 17 बिलियन का फायदा होता है ड्यू टू इंडियन स्टूडेंट्स। UK में भी ऐसे ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही होता है। लेकिन सभी कंट्रीज में धीरे धीरे बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की गई है और डिफरेंट वेज से ये किया जा रहा है, अलग अलग मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है और इसके मोस्टली 2 टाइप के कारण है। इसके कारण है पॉलिटिकल और सोसाइटल। पॉलिटिकल तो थोड़ा बहुत हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रही है और उसी ग्लोबल पॉलिटिक्स से मिलता जुलता है वहाँ के देशों की लोकल पॉलिटिक्स और वहाँ की सोसाइटी का प्रेशर। जैसे कि आप अगर UK का एग्जाम्पल लें तो वहाँ के खुद के लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, जबकि UK में बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में बाहर के लोग पढ़ने जाते हैं। अब अगर उनके लोकल लोगों को काम नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वहाँ अनरेस्ट आएगा और वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि ये काम हमें चाहिए, बाहर के लोग ये काम क्यों ले रहे हैं जो हम डिजर्व करते हैं। सेम इसी थीम पे US में प्रेसिडेंट ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट बने हैं। उनका स्लोगन क्या था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब जब हम नेगेटिव कारणों को डिस्कस कर ही रहे हैं कि कैसे रेसिज्म हमारे अगेंस्ट बढ़ा है, जो हमारी सोशल इमेज है उसके ऊपर चीज़ें चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि खाली नेगेटिव कारण है जिसके कारण से हमारे स्टूडेंट बाहर कम जा पा रहे हैं। इसके कुछ पॉजिटिव रीजंस भी हैं। पॉजिटिव कैसे? अब आप सोच रहे होंगे ये तो खाली नेगेटिव है, वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, फीस बढ़ाई जा रही है, बाहर के स्टूडेंट्स का जो रेट है वो घटाया जा रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स को इतना वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। अगर इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया है कि वो छोटी यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करती थी कि हाँ तुम पैसे दे दो और एडमिशन ले लो, ना ही उनके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं वहाँ से अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, उस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ को कनाडा, US, UK इन सब कंट्रीज़ में, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल, उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने रूल्स को स्ट्रिक्ट किया है।
अब होता क्या था कि इंडिया से बहुत सारे लोग तो हाईली स्किल्ड जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे जाते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, बस अपने को तो बाहर जाना है। आपको हरियाणा, पंजाब, यूपी वेस्ट में हर तीसरा चौथा लड़का कहता है मिल जाएगा, मेरे को तो कनाडा जाना है, चाहे कैसे भी हो, गिरे से गिरे कॉलेज मिल जाए। अब ऐसे में क्या होता है कि लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके फंस जाते हैं, और उन टाइप की यूनिवर्सिटीज़, उन टाइप के कॉलेज में जाने वालों का रेट जो था वो काफ़ी हाई था। अब जब से लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं तो क्या हुआ है कि वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो उन यूनिवर्सिटीज़ और उन कॉलेज में जाते थे, वो उनका रेट जो है काफ़ी कम हो गया। क्योंकि अगर बंदा इतना पैसे लगा के एजुकेशन लोन लेके बाहर जाता है, दूसरी कंट्रीज में जाता है, अपने देश को छोड़ता है, अपने फेस्टिवल्स को छोड़ता है, तो उसका बेसिक राइट बनता है कि उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। पर अगर आप वहाँ जाए किसी एरे गहरे कॉलेज या एरे गहरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपका कोई फ्यूचर नहीं बचता, आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, और आप अपने एजुकेशन लोन को पे करने के लिए फोर्स हो जाते हैं कि आपको ब्लैक कॉलर जॉब करनी पड़े, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है कि आप अपनी कंट्री में ही अच्छा करें और यहीं पे दूसरी जॉब्स के बारे में देखें, दूसरे काम या फिर दूसरे बिजनेसेस के बारे में देखें। अब ये तो ही कुछ बात है कि क्या कारण है, क्या हो रहा है दुनिया में, और कैसे हमारे अगेंस्ट हेट बढ़ रही है, और हमारे जो रेट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं, द वीज़ा अप्रूवल रेट्स और उस टाइप की चीज़ें। ऐसे में बहुत स्टूडेंट खुद को फंसा हुआ भी महसूस करते हैं। इनफैक्ट जब से ये रूल्स आए हैं तब से बहुत स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ हैं उनके सामने पिक्चर क्लियर हो रही है, वो भी खुद को महसूस कर रहे हैं कि वो फंस चुके हैं। और बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए आगे क्या, व्हाट डज़ द फ्यूचर होल्ड्स, आइए उनकी बातें करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली सबसे पहला फैक्टर अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं वो होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आप कोशिश करें कि जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। आप हार्वर्ड, आप स्टैनफोर्ड, आप उस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि हर यूएस का कॉलेज चाहे वो कैसा भी गिरा पड़ा हो सब बराबर हो, सब आपको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दें, ऐसा नहीं होता है। अब अपने इंडिया का एग्जांपल है, यहाँ पर भी IIM और IITs का जो लेवल होता है दैट इज़ होल लॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉलेजेस जो आपको गली मोहल्ले में खुले हुए मिल जाएंगे, और वो किसी भी कंडीशन पर एडमिशन देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस हैं जो मेरिट के बेस पे लेते हैं, आप उनको टारगेट करें। नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कम होंगी, कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई होगा, बट जो आपको रिटर्न में मिलेगा दैट विल बी समथिंग। दूसरा, जब आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आज के टाइम पे एजुकेशन लोन बहुत इजीली मिल जाते हैं, किसी को भी एजुकेशन लोन मिल जाता है, बट आप आंखें बंद करके एजुकेशन लोन लेके किसी भी यूनिवर्सिटी में ना जाएं। आप अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका एजुकेशन लोन है, आपको ही चुकाना है। एंड ऑन द ब्राइट साइड, अगर ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके ने या यूएस ने या कनाडा ने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटेक को अगर कम किया है, तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बढ़ा रही हैं। पर्टिकुलरली इंडिया वालों को काफ़ी प्रेफरेंस मिल रही है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स की, तो वो अपने यहाँ स्किल्ड वर्कर्स बुला रहे हैं और उसके लिए वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करना चाहते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सिमिलर इस केस विद न्यूजीलैंड ने भी अपने प्रोसेस को काफ़ी ईजी किया है बाहर के स्टूडेंट्स को आने के लिए, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो बाहर के स्टूडेंट्स को चाहती हैं कि वो उनकी इकोनॉमी में आगे कंट्रीब्यूट करें, वहाँ आगे स्किल्ड वर्कर्स बने। एंड डेफिनेटली कोई कंट्री नहीं चाहती है कि आप उनके यहाँ जाएँ, एजुकेशन परमिट पर जाएँ और वहाँ जाके लोकल माफियाज, लोकल गैंग के साथ मिले और कंट्री में अनरेस्ट क्रिएट करें। जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आप हमारे देश के एक एम्बेसडर होते हैं, यू रिप्रेजेंट आवर कंट्री, और आने वाले टाइम में और स्टूडेंट्स को और लोगों को अच्छी नज़रों से देखा जाएगा और हमारी तरफ जो हेट्रेड है होपफुली वो धीरे धीरे कम हो। एक सोशल इमेज जो हमारी बन गई है दुनिया भर में, उसको हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। सो ऑन दिस नोट लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आप भी बाहर पढ़ना चाहते हैं या भी बाहर पढ़ रहे हैं, या फिर अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो शायद हमें इंडिया में रह के नहीं पता है और आप बाहर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि और यूज़र जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।